दफ्तर की बड़ी सी लॉबी में बैठे उस मैनेजर ने अपने बॉस के कान में धीरे से कहा कि सर, यह जो लड़की सेक्रेटरी बनने आई है, असल में यह आपकी जान लेने के इरादे से आई है। 4 महीने पहले जिस गद्दार को आपने खत्म किया था, यह उसी की छोटी बहन है। यह सुनकर वीरांश राठौड़ ने सिगरेट का एक लंबा कस भरा और शीशे के पार बैठी उस दुबली पतली कमसिन लड़की को गहरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने पूछा कि यह क्या हुक्म है सर? चाहे तो अभी इसका किस्सा खत्म कर दें। मैनेजर की इस बात पर वीरांश ने ना में सिर हिलाया और बोला कि नहीं, यह मामला अब निजी हो चुका है। यह मासूम सी लड़की मुझे शिकार बनाने आई थी, मगर खुद ही मेरे जाल में फंस गई। यह कहते हुए उसने आंखें मूंद ली, क्योंकि वह पहले ही दिन से इस लड़की के इरादों से वाकिफ हो चुका था। फिर भी उसकी मासूमियत उसके दिल को छू गई थी। उधर वह लड़की, जिसका नाम ईशानी वर्मा था, मैनेजर के सामने खड़ी बेबसी से गिड़गिड़ा रही थी कि सर, मुझे इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। मैनेजर ने उसे गौर से देखा। यह किसी भी तरह से जरूरतमंद नहीं लग रही थी। उसने पूछा कि इससे पहले यहाँ काम किया है? तो ईशानी बुरी तरह घबरा गई। माथे पर पसीना छलक गया। उंगलियां दुपट्टे के कोने से खेलने लगी। फिर खुद को संभालते हुए बोली कि पापा के रहते कभी पैसों की तंगी नहीं रही। यह एक और झूठ था जो उसने बड़ी सफाई से बोल दिया। मैनेजर ने नरमी से समझाया कि बेटा, तुम्हारी डिग्री फाइन आर्ट्स की है और यह मल्टीनेशनल कंपनी है। यह पद तुम्हारे लिए बना ही नहीं। मगर ईशानी जिद पर अड़ी रही और बार बार कहती रही कि उसे यह नौकरी हर हाल में चाहिए। मैनेजर ने उसकी बेबसी देखकर रास्ता निकाला और कहा कि यह उसे अपने बॉस से मिलवा देगा। शायद बॉस ही कोई इंतजाम कर दें, और अगले दिन 12 बजे का समय दे दिया। असल में ईशानी को यही मौका चाहिए था। अगले दिन वह ब्लू जीन्स और सफेद टॉप में, गले में स्कार्फ लपेटे, बाल आधे बंधे लॉबी में इंतजार कर रही थी। उसका पहनावा और अंदाज साफ बता रहा था कि यह लड़की किसी भी इस तरह से गरीब नहीं रही। घंटों बीत गए। मैनेजर बार बार आकर मायूसी से कहता रहा कि सर, मीटिंग में उलझे हैं। शाम तक जब वह कुछ मर्दों की टोली के साथ बाहर निकला, एक रौबदार शख्सियत सबको लीड कर रही थी। उसका अंदाज किसी सेनापति जैसा था। ईशानी कुछ पल उसे देखती रह गई। मैनेजर की नज़र अब ईशानी पर पड़ी तो वह हड़बड़ाकर वीरांश के पास गया और कुछ फुसफुसाया। वीरांश ने एक नज़र उस लड़की पर डाली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। फिर अचानक मैनेजर खुशी खुशी दौड़ता हुआ ईशानी के पास आया और कहा कि जल्दी चलो, बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। कैबिन में पहुंचते ही वीरांश ने सख्त लहजे में पूछा कि जब पहले ही मना कर दिया गया था तो जिद किस बात की? ईशानी घबराई हुई बोली कि सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। इस पर वीरांश ने ठंडे शब्दों में कहा कि कहीं और तलाश करो। मगर ईशानी ने आंसू रोकते हुए कहा कि सुबह से इंतजार कर रही हूँ, अगर मना ही करना था तो पहले बता देते। उसके इस अंदाज ने वीरांश के मन में कुछ हलचल पैदा कर दी, कुछ ऐसा जो उसे अजीब तरह से खींच रहा था। हालांकि उसकी हालत, उसके महंगे कपड़े, हाथ में लेटेस्ट फोन और कानों में हीरे साफ बता रहे थे कि यह लड़की तंगहाली से कोसों दूर है। फिर भी वीरांश ने सक्सेना साहब से कहा कि इसे कल 9 बजे बुलाकर मेरी पर्सनल असिस्टेंट रख लो, और ईशानी की आंखों में झांककर उसे परखने की कोशिश करता रहा। ईशानी खुशी खुशी बाहर निकल गई। वीरांश ने सक्सेना साहब से कहा कि 2 दिन के भीतर इस लड़की की पूरी जानकारी उसके मेज पर चाहिए। अगले दिन ईशानी अपनी सीट पर बैठी थी। पुरानी असिस्टेंट की छुट्टी जल्द करवाकर उसकी जगह दी गई थी। पहले दिन ईशानी हल्के गुलाबी कुर्ते और सफेद जींस में उलझनी भरी नजरों से हर आते जाते को देख रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि शीशे के पार से बॉस उसे देख सकते हैं या नहीं। कुछ देर बाद बोर होकर उसने कागज कलम उठाकर एक उदास लड़की का स्केच बनाना शुरू कर दिया। तभी किसी ने टेबल थपथपाई और वीरांश की सख्त आवाज गूंजी कि काम पूरा हो गया हो तो शेड्यूल लेकर ऑफिस आ जाइए। असल में वह सुबह से कई बार फोन कर चुका था, जो ईशानी ने ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उसे लगा था बॉस अभी आए ही नहीं। 5 मिनट बाद जब वह दरवाजा खटखटाकर अंदर गई, वीरांश ने उसे गौर से देखा। उम्र में 20-21 साल की यह लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है, यह समझ नहीं आ रहा था। जब उसके हाथ से फाइल गिर गई तो वीरांश ने कहा कि मिस ईशानी, आराम से। इस पर वह और बौखला गई। टूटे फूटे शब्दों में शेड्यूल समझाने लगी जो सक्सेना साहब ने रटवाया था, मगर बात अटक अटक कर निकल रही थी। वीरांश का सबर टूट गया और वह दहाड़ा कि कुछ आता जाता नहीं, और नौकरी की ऐसी जिद।
इस पर ईशानी की आंखें भर आई। वीरांश खुद ही घबराकर कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाने लगा। फिर नरमी से कहा कि जाओ और एक कप कॉफी बना लाओ। ईशानी ने सिसकते हुए कहा कि सर, मुझे तो कॉफी बनानी ही नहीं आती। वीरांश ने माथा पकड़ लिया और कहा कि बाहर कैफे ढूंढ लो, वहीं से पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वह कॉफी लेकर लौटी और डरते सहमते पूछ बैठी कि सर, मेरी तनख्वाह कितनी होगी। वीरांश ने तंज कसा कि जितना काम आता है उस हिसाब से खुद बता दो। ईशानी सहम गई और बोली कि मैं सीख जाऊंगी सर। इसके बाद वह मायूस कदमों से बाहर निकली, सक्सेना साहब के पास गई और शेड्यूल बनाना सीखा। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। वीरांश हर रोज खिड़की के पार उसे देखता। कभी वह किसी नौजवान स्टाफ लड़के से हंसकर बात करती तो वीरांश के माथे पर बल पड़ जाते। एक दिन सक्सेना साहब ने वीरांश की असली सच्चाई बताई कि ईशानी वर्मा असल में रोहित वर्मा की बहन है। वही रोहित जो वीरांश के दोस्त कबीर के साथ शिकार पर गया था और वहीं मारा गया था। ईशानी को यकीन है कि उसके भाई के कत्ल के पीछे कबीर का हाथ है और वह बदले की आग में जल रही है। कोई नकली शख्स दिनेश नाम का उसे गलत जानकारी दे चुका है। यह सुनकर वीरांश हैरान रह गया। इतनी नाजुक सी लड़की और कत्ल का इरादा। उसने सक्सेना साहब से कहा कि यह मामला अब पर्सनल हो चुका है, इसे मैं खुद संभाल लूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद एक दिन वीरांश उसे साथ लेकर एक निर्माणाधीन साइट पर गया ताकि उसे थोड़ा कामकाज समझा सके। वहां ऊंची एड़ी के जूतों में ईशानी का पांव मलबे पर मुड़ गया और वह दर्द से चीख उठी। वीरांश दौड़कर उसके पास गया, उसे उठाकर गाड़ी तक ले गया, अपना कोट उसे ओढ़ाया और सीधे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसकी मोच ठीक की और उसे आराम की सलाह दी। इस पूरे वाकये में ईशानी शर्म और दर्द के बीच उलझी रही, जबकि वीरांश हर पल उसकी परवाह करता नजर आया, मानो वह भूल ही गया हो कि यही लड़की उसकी जान लेने आई थी। अस्पताल से लौटने के बाद ईशानी 2 दिन तक ऑफिस नहीं आई। छुट्टी का मैसेज भिजवाकर वह घर पर ही उलझी रही कि आखिर अपने भाई का बदला किस तरह ले। जबकि वीरांश के लिए भी ये 2 दिन बहुत बुरे भारी गुजरे गुजरे थे। दिल था कि हर पल उसी की तरफ खींचा जाता था। 2 दिन बाद जब ईशानी लौटी तो हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। काले रंग का कुर्ता, नीली जीन्स और कंधों पर एक बड़ा सा दुपट्टा जो संभल में नहीं आ रहा था। कभी कुर्सी में फंस जाता तो कभी जमीन पर घिसटता। वीरांश ने कई बार उसे दुपट्टा ठीक करते देखा और मन ही मन मुस्कुरा भी दिया कि विदेश में पड़ी यह लड़की एक दुपट्टा तक संभाल नहीं पाती। उसने ऑफिस के फोन से कॉफी मंगवाई और लैपटॉप पर किचन का कैमरा खोल लिया। वहां ईशानी स्टाफ के एक लड़के से हंसकर बातें कर रही थी। तभी उसका दुपट्टा फिसलकर पास रखे किसी बर्तन की आंच में जा गिरा और पल भर में आग पकड़ ली। वीरांश यह देखते ही पागलों की तरह भागा, चीखते हुए उसका नाम पुकारता किचन तक पहुंचा और झटके से जलता दुपट्टा उसके कंधों से खींच फेंका। स्टाफ लड़के ने आग बुझाई। ईशानी पत्ते की तरह कांप रही थी। वीरांश ने गुस्से में डांटा कि इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो। फिर उसे संभालने का इशारा कर खुद अपने ऑफिस लौट गया, मगर मन बुरी तरह बेचैन था कि वह लड़की सचमुच एक आफत है और साथ ही उसकी परवाह भी दिल में गहराती जा रही थी। कुछ ही दिन बाद रात के वक्त वीरांश ने संयोग से ईशानी की उस औरत से फोन पर बातचीत सुन ली जिसे वह मौसी कहकर बुलाती थी। सरला मौसी उसे बार बार समझा रही थी कि यह दुश्मनी छोड़ दे, मगर ईशानी अड़ी हुई थी कि वह अपने भाई रोहित का बदला जरूर लेगी। वीरांश को साफ समझ आ गया था कि अगले ही दिन ईशानी अपना आखिरी वार करने वाली है। फिर भी उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अगले दिन वह उसे किसी बहाने से फिर उसी सुनसान साइट पर ले गया जहां आज उसके गार्ड भी साथ नहीं थे। वापस लौटते वक्त वीरांश ने जानबूझकर टोका कि मिस ईशानी, मेरा उधार अभी बाकी है, कोट का, सोल का। ईशानी ठिठक गई और कड़वे स्वर में बोली कि एक और उधार है सर, कत्ल का बदला कत्ल से। और कांपते हाथों से बैग में से एक पिस्तौल निकाल ली। वीरांश ने शांति से हंसते हुए कहा कि आखिरकार पिंजरे का पंछी बाहर आ ही गया। उसने आगे कहा कि मुझे पहले ही दिन इस सच का पता चल चुका था और पहले दिन ही मैं तुम्हारे हाथों मर भी गया था, मगर पहले सच जान लो, फिर चाहो तो मार देना। तुम्हारे हाथ से मैं जहर पीने को भी तैयार हूँ। ईशानी ने अविश्वास से पूछा कि कैसा सच? मेरे भाई को तुम्हारे भाई कबीर ने मरवाया और तुमने उसे बचा लिया, यही सच है ना? इस पर वीरांश ने शांत स्वर में कहा कि मुझे रोहित की मौत का गहरा अफसोस है और असली कातिल इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं।
ईशानी ने गुस्से में कहा कि यह झूठ है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वीरांश मुस्कुराया कि मुझे सब पता है, चाहो तो गोली चला दो, शायद तुम्हें सुकून मिले, मगर मुझे मारने के बाद एक बार थाने जाकर तसल्ली जरूर कर लेना कि जिसे मारा है वह सच में कातिल था भी या नहीं। फिर उसने प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा कि मैं अपना कत्ल तुम्हें माफ करता हूँ। यह सुनकर ईशान्य की उंगलियां कांप गई और वह गोली नहीं चला सकी। उसने रूंधे गले से कहा कि मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी, यही बेहतर है, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। इतना पत्थर दिल नहीं है मेरा। और पिस्तौल अपनी कनपटी पर रख ली। यह देख वीरांश का कलेजा कांप गया। वह आगे बढ़ा और चिल्लाया कि यह पागलपन बंद करो। अगर गुनहगार मानती हो तो मुझ पर गोली चलाओ, खुद को नहीं। ईशानी ने रोते हुए कहा कि आगे मत आना, सच में गोली चला दूंगी। मुझे नहीं जीना। अपने भाई के कातिल को सजा नहीं दे सकती तो ऐसी जिंदगी बेकार है। मगर वीरांश बातों में उलझाते हुए धीरे धीरे उसके करीब पहुंच गया और अचानक झपटकर पिस्तौल का मुंह ऊपर की ओर मोड़ दिया। उसी पल ईशानी की उंगली ट्रिगर पर दब गई और गोली हवा में चल गई। धमाके की आवाज से ईशानी बुरी तरह चीख उठी और पिस्तौल फेंककर कांपते हुए वीरांश के सीने से लिपट गई। वीरांश ने एक हाथ से उसे थाम लिया और दूसरे हाथ से सिर सहलाते हुए तसल्ली दी कि सब ठीक है। ईशानी सिसकते हुए बोली कि काश मैं तुम्हें मार पाती। वीरांश ने धीरे से कहा कि तुमने तो बहुत पहले ही मुझे मार दिया था। यह सुनकर ईशानी ने शर्म से सिर उठाकर उसे देखा और तुरंत पीछे हट गई। फिर बोली कि कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। यह नौकरी सिर्फ इसी मकसद से की थी और मैं नाकाम रह गई। वीरांश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा है, अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं। अब मैं अब तुम्हें मेरा घर संभालना है। ईशानी हैरानी से देखने लगी तो उसने साफ कहा कि तुम बहुत बेवकूफ हो या बहुत मासूम। मुझसे शादी करोगी ईशानी वर्मा? वह पत्थर की तरह जड़ हो गई। वीरांश ने प्यार से पूछा कि जवाब दो। आर्यमन जैसा वीरांश राठौड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईशानी ने घबराकर कहा कि अब तो मैं पढ़ रही हूँ, कनाडा में डिग्री बाकी है। वीरांश ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद साथ चलकर अपनी पत्नी की डिग्री पूरी करवा दूंगा। यह सुनकर ईशानी का दिल धड़क उठा। उसने शर्माते हुए कहा कि ऐसी बातें मत करो, मुझे दुपट्टा संभालना तक नहीं आता, साड़ी पहननी भी नहीं आती। वीरांश ने मुस्कुराकर कहा कि कभी मन हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें साड़ी पहना दूंगा। यह सुनते ही ईशानी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और वह हल्के से मुस्कुरा दी। यह पहली मुस्कान थी जो वीरांश ने उसके चेहरे पर हर फिक्र से आजाद होकर देखी थी। मगर ईशानी ने शर्त रखी कि डिग्री पूरी होने से पहले शादी नहीं करेगी। वीरांश ने बेबसी से कहा कि यह तो जुल्म है, 2-3 साल इंतजार में तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इस पर वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और वीरांश ने वह पल हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लिया। कुछ ही हफ्तों बाद वीरांश और ईशानी की शादी हो गई। जब कबीर को यह बात पता चली तो जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने रोहित की बहन को अपनी सगी बहन जैसा मान दिया और उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली। ईशानी के पिता व्हीलचेयर पर बैठे अपने सजे सवरे घर को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। सरला मौसी हर रस्म की निगरानी पूरी करवा रही थी। तय हुआ कि 2 साल बाद जब ईशानी की पढ़ाई पूरी होगी तभी वह विदा होकर दुल्हन बनकर वीरांश के घर आएगी। मगर वीरांश के लिए यह 2 साल किसी पहाड़ जैसे भारी लग रहे थे। अक्सर रात को फोन पर वह कहता कि यहीं से डिग्री पूरी कर लो, रोज खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगा, पक्का वादा। इस पर ईशानी हंसकर पूछती कि मेरी पढ़ाई के दुश्मन क्यों बने हो? वीरांश बेचारगी से कहता कि मैं 30 का हो चुका हूँ, जल्द ही और बूढ़ा हो जाऊंगा। यह सुनकर ईशानी नकली हैरानी जताते हुए कहती कि हाय, पापा ने तो मेरी शादी किसी अंकल से कर दी। यह सुनकर वीरांश चिढ़कर कहता कि ज्यादा जबान चलाओगी तो अभी विदाई करवा लूंगा। आखिरकार विदाई के दिन लाल अनारकली लहंगे और खानदानी जेवरों में सजी ईशानी किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। माथे की बिंदी और नाक की नथ हर हरकत पर वीरांश के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। स्टेज पर बैठे वीरांश ने धीरे से कहा कि अब विदाई की इजाजत दे दो, मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। ईशानी ने नाराजगी से कहा कि तंग मत करो, फोटो खिंचवाने दो। वीरांश ने मजाक में कहा कि कुछ ख्याल करो, मेरे खानदान को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। इस पर दोनों हंस पड़े और आखिरकार वीरांश राठौड़ ने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपना बना लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।